Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this lecture video we are going to discuss risk return analysis. अच्छा, बेसिकली हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के. अब इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज रिस्क रिटर्न एनालिसिस की जो प्रोसेस है और जो भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके वो समझना ज़रूरी है कि रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है और इनके सारे के सारे पॉइंट्स प्रोसेस से रिलेटेड. नाउ रिस्क रिटर्न एनालिसिस की बात करूं तो सबसे पहले रिस्क क्या होता है. रिस्क का मतलब एक ऐसी अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर में होने वाली है, ठीक है, जिसका आपको पक्का पता नहीं है कि ये प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी या लॉस में कन्वर्ट होगी. तो ये जो सिचुएशन होती है इसको हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं. या तो हो सकता है कि जो मेरा बिजनेस है ये ग्रो कर जाए बहुत तेजी से, पीक स्टेजेस पे चला जाए, या तो हो सकता है बिल्कुल डिक्लाइन हो जाए मेरी फर्म की ग्रोथ. यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है. प्रोडक्ट की स्टेजेस बहुत सारी होती है, जैसे लाइफ साइकिल थ्योरी में पढ़ा है ना आपने. जैसे कि क्या होता है, प्रोडक्ट की एक इंट्रोडक्शन स्टेज होती है. इंट्रोडक्शन के बाद आप कौन से पे जाते हो, ग्रोथ पे जाते हो. फिर एक मैच्योरिटी स्टेज होती है, मैच्योरिटी पीक पॉइंट हो जाता है प्रोडक्ट से रिलेटेड. उसके बाद हम डिक्लाइन वाली फेज में चले जाते हैं. तो देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हेन वी फेस द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रॉफिटेबिलिटी लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानोगे. तो रिस्क जो रिटर्न होता है, रिस्क रिटर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इज द रिस्क एसोसिएटेड विद अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट. तो यहाँ पे जो रिस्क रिलेटेड था वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू द प्रोडक्ट. ओके, यहाँ पे जो रिस्क की बात कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रिस्क है. मतलब मैंने शेयर्स में पैसा लगा रखा है या डिबेंचर्स में पैसा लगा रखा है, तो इन दैट केस मेरा वहाँ से रिटर्न कितना आएगा या रिटर्न आएगा भी कि नहीं आएगा. तो ये जो सारी सिचुएशंस होती है, सिनेरियो होता है, ये रिस्क रिलेटेड होता है. यूजुअली हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, रिटर्न के चांसेस भी ज़्यादा होंगे. इट्स बेटर फाइनेंशियल रिटर्न. अगेन वही बोल रखा है, रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न के भी चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. लेकिन अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हो तो इट लीड्स टू लोअर रिटर्न. वहाँ पे रिटर्न के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं. नाउ दैट इज द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रिटर्न अर्न्ड. तो ये क्या बोल रखा है कि रिटर्न जितना आप कमाओगे दैट इज प्रपोर्शनेट है, और ये क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड है. कौन कौन डायरेक्टली रिलेटेड है, रिस्क और रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न. ये क्या है आपका, पॉजिटिवली रिलेटेड है एक साथ. नेक्स्ट इज, अगर मैं इसके और पॉइंट्स की बात करूं तो द रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस एम टू हेल्प इन्वेस्टर्स को ये एक मौका देते हैं कि आप अपने बेस्ट अल्टरनेटिव को, बेस्ट ऑप्शन को चूज कर सको. फाइंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट. देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ना. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था, शॉर्ट टर्म्स इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा था. जैसे कि लॉन्ग टर्म सिनेरियो में, लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था, शेयर्स के बारे में पढ़ा था, डिबेंचर्स के बारे में पढ़ा था, लीज फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ा था. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो रिस्क होता है वो अटैच होता है. ओके, शेयर्स डिबेंचर्स के साथ रिस्क अटैच होता है. और अगर ये शॉर्ट टर्म सिनेरियो के बारे में बात करेंगे तो शॉर्ट वाली कौन सी होती है, जिसमें हमने ट्रेड क्रेडिट को पढ़ा था, ठीक है, कमर्शियल बिल्स को पढ़ा था. तो ये जो सारे टिपिकल वो होते हैं, सोर्सेज होते हैं, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कंसीडर करते हैं. नाउ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस केसेस में आपको रिटर्न के चांसेस कहीं कहीं पे बहुत हाई, मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज हो सकती है और कहीं पे अपॉर्चुनिटीज कम भी हो सकती है. हैंस इन्वेस्टर यूज मैनी मेथड.
तभी तो जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत ही बारीकी से एनालाइज करता है कि कौन से मेथड को चूज करने से आपका जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज करेगा और जो रिस्क है वो मिनिमाइज करेगा। एंड इवेल्युएट द मार्केट, वो मार्केट को एनालाइज करता है, इंडस्ट्री को और कंपनीज को अलग अलग एस्पेक्ट से। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है यहाँ पे? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से ये एनालाइज करना कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न कितना होगा। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा रिस्की है, कोई बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे जो दूसरी इन्वेस्टमेंट लोगे, क्योंकि आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपको मान लो 4 ऑप्शंस को पिकअप करना है, तो क्या करोगे आप? ये देखोगे कि अगर ये रिस्की ज़्यादा है तो जो दूसरी ऑप्ट कर रहा हूँ मैं इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे जो रिस्क का सिनेरियो हो वो कम हो, तभी ये दोनों बैलेंस कहलाएंगी, ये दोनों डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। सो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब समझ गए कि अगर एक रिस्की है, अगर एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है तो दूसरी जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? लेस रिस्की होनी चाहिए ऑफ द पोर्टफोलियो। अब ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर हम स्टडी करते हैं। चूजिंग एन ऑप्टिमल मिक्स, ऑप्टिमल मिक्स किसका? जहां पे इन्वेस्टमेंट का रिस्क ज्यादा है, जहां पे इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम है, उनको हम लोगों ने एप्रोप्रिएट किया, उन मेथड्स को एनालाइज किया और फिर अपनी बिजनेस में लगाया, ताकि हमारा जो रिस्क हो वो रिड्यूस हो सके और एम्प्लीफाई रिटर्न, रिटर्न जो हो सके वो बढ़ सके और रिस्क जो है वो क्या हो सके? मिनिमाइज हो सके। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। तो आप लोग यहाँ तक ये तो समझ चुके होंगे कि रिस्क और रिटर्न के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन होता है। जितना रिस्की इन्वेस्टमेंट होगी वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी के चांस, रिटर्न के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। नाउ कोरिलेशन बिटवीन फाइनेंशियल रिस्क एंड रिटर्न इज फेयरली सिंपल टू कॉम्प्रीहेंड। द रिस्क इज चूजिंग अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट, कोई भी इन्वेस्टमेंट को चूज करने का जो रिस्क होता है दैट इज म्यूचुअली रिलेटेड टू द रिटर्न, proportional to the return. Therefore, selecting high risk investment, अगर आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की चूज कर रहे हो तो वहाँ से प्रॉफिट के चांसेस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा। While a low risk investment, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम है, वहाँ से आपके रिटर्न भी क्या हो जाएंगे? मिनिमम हो जाएंगे। और ये सारा का सारा हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि ग्राफ जो रिस्क और रिटर्न का ग्राफ है वो किस तरीके से एनालाइज होता है और किस तरीके से बनता है। तो ये रिस्क और रिटर्न का ग्राफ है। इसमें हाई रिस्क हाई पोटेंशियल रिटर्न और लो रिस्क लो रिटर्न। अब इसमें देखो, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका रिस्क और ये हो गया रिटर्न। क्योंकि ये कोरिलेटेड हैं तो कोई भी एस्पेक्ट से इसको हम रिलेशन दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रिस्क बनाया हुआ है और यहाँ पे रिटर्न, तो इसको कैसे आप एनालाइज करोगे? रिस्क हो गया, यहाँ पे रिटर्न हो गया। जैसे जैसे आप रिस्क को बढ़ाओगे, ठीक है, डिफरेंट पेन से समझते हैं इसको कैसे एनालाइज करना है। जैसे जैसे आप रिस्क को बढ़ा रहे हो इस ग्राफ के अंदर, ठीक है, वैसा आपका रिटर्न भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इस ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हो कि जो रिस्क रिटर्न का होता है वो सिनेरियो कैसे एनालाइज किया जाता है। तो पहले हमने ये वाले पॉइंट की स्टडी की, देन ये वाला, फिर आगे हम बढ़ते चले गए। इससे ये समझ में आया कि जो रिस्क और रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। इवन अपवर्ड भी बोल सकते हो, इवन डाउनवर्ड भी बोल सकते हो। डाउनवर्ड फॉल कब होगा? जब आपने बहुत रिस्की रिटर्न वाली पॉलिसी ली थी, उसमें से अब आप लेस रिस्की डाइवर्स मैनर में बात करो, अब लेस रिस्की अपॉर्चुनिटीज को चूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो ग्रोथ हो जाएगी वो डाउनवर्ड हो जाएगी। पहले आप इस स्टेज को चूज कर रहे थे, अब आप इस स्टेज को चूज कर रहे हो। तो यही है ये वाला ग्राफ जो कि ये बताता है कि अगर आप ज़्यादा रिस्की अपॉर्चुनिटीज को चूज करोगे तो आपका पोटेंशियल रिटर्न भी ज़्यादा होगा, और अगर लेस रिस्की होगी तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न भी है वो लो रहेगा। नाउ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ क्या है? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। क्या बोलता है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ?
इज द ट्रेडिंग प्रिंसिपल, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, दैट लिंक्स रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क को रिवॉर्ड के साथ जोड़ते हो कि रिस्क लेने की अगर आपके अंदर क्षमता अच्छी खासी है तो इससे आपको रिवॉर्ड के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। रिवॉर्ड आपका स्टेजेस के हिसाब से बढ़ता रहेगा और प्रोडक्टिविटी भी आपकी वहां से बढ़ेगी। तो रिस्क और रिवॉर्ड के एक रिलेशन को, एक प्रिंसिपल को लिंक करता है कौन, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। नाउ अकॉर्डिंग टू रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, इफ द इन्वेस्टर इज विलिंग टू एक्सेप्ट अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस, अगर इस ट्रेड ऑफ के हिसाब से अगर तो इन्वेस्टर ये इच्छुक है, ये चाहता है कि वो ज्यादा रिस्क बियर कर सकता है, तो वहां से उसके रिटर्न के चांसेस भी ज्यादा बन जाते हैं। देन इन्वेस्टेड मनी कैन रेंडर हायर प्रॉफिट्स। ओके, टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट रिस्क इन्वेस्टर यूज, और इन्वेस्टर्स बहुत सारे रेशियोज को यूज करता है ये देखने के लिए कि जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं वो किस तरीके से एनालाइज हो रही हैं। जैसे कि रिस्क कितना है, एक स्पेसिफिक जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क कितना है और वहां से रिटर्न आने के चांसेस कितने हैं। तो ये सब एनालाइज किया जाता है बाय डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज, बाय डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दैट इज किसके थ्रू, अल्फा, बीटा एंड शार्पे रेशियोज के थ्रू हम इसको डिस्कस करते हैं। नाउ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का जो ग्राफ है वो बिल्कुल ही सिमिलर है एज कंपेयर टू जो आपने रिस्क रिटर्न एनालिसिस का ग्राफ या रिलेशनशिप को स्टडी किया था। सो इसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये वो वाला जो आपको बताता है कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, इससे पहले जो ग्राफ हमने रिलेशनशिप में स्टडी किया था, दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ रिस्क रिटर्न, रिस्क एंड रिटर्न की रिलेशनशिप को हमने स्टडी किया था। इट्स इक्वल टू, ये बिल्कुल किसके इक्वल है, आपका जो आप रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को समझोगे, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ बिल्कुल सिमिलर आपका ग्राफ है। तो आप इससे क्लैरिटी लेके आ सकते हो कि ये रिलेशनशिप की तरह ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे रिस्क इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका ग्राफ भी, पोटेंशियल रिटर्न भी इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट इज, बहुत सारे टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जब हम रिस्क रिटर्न एनालिसिस की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को रिस्क क्या होता है, रिटर्न क्या होता है। रिटर्न इज लाइक एन अवार्ड, जो आपको रिवॉर्ड मिलेगा इतना रिस्क बियर करने के लिए। सो हम लोगों ने रिस्क रिटर्न के बारे में पढ़ा, फिर इनके एनालिसिस को पढ़ा, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो पढ़ा, और ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या कहती है वो पढ़ा। नाउ बिजनेस रिस्क, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। ये जो स्लाइड है इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के रिस्क को पढ़ना है, जैसे कि बिजनेस रिस्क, ठीक है, बहुत सारे रिस्क होते हैं। बिजनेस रिस्क हो गया, मार्केट रिस्क हो गया, ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, और आप बोल सकते हो अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो ये सारे हम लोग रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। नाउ सबसे पहले है बिजनेस रिस्क। आपको वर्ड से ही समझ आया होगा कि जो रिस्क रिलेटेड होता है बिजनेस से, और इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, द रिस्क एसोसिएटेड विद यूनिक सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। एक कंपनी की जब कभी अलग से सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन आ गई एक पर्टिकुलर कंपनी की, एज दे माइट अफेक्ट द प्राइस ऑफ द कंपनी सिक्योरिटीज, और उस सिचुएशन की वजह से सिक्योरिटीज पे कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, वेदर द पॉजिटिव और द नेगेटिव, तो इट कैन बी अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ इश्यूज। तो जो नंबर ऑफ शेयर्स हमने इशू किए थे उस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी इफेक्टेड होंगे। किससे, अगर बिजनेस को कोई भी इम्पैक्ट पड़ रहा है तो नंबर ऑफ शेयर्स भी अफेक्टेड होंगे। सच एज चेंजेस इन शेयर प्राइस, शेयर प्राइस बदल गए, एम्प्लॉयज ले ऑफ, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, गेन और लॉसेस हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, या मैनेजमेंट में चेंज हो गए। तो जो भी रिलेटेड होते हैं बिजनेस से, जो भी एस्पेक्ट आपके बिजनेस से रिलेटेड होते हैं उन वाले एस्पेक्ट्स को बिजनेस रिस्क के अंदर कंसिडर करते हैं। जैसे शेयर प्राइस का बढ़ना या घटना,
ना, तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स इशू जितने भी करे हैं वो अफेक्टेड होंगे, आपका मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर रहा तो बिजनेस अफेक्टेड होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनीज को छोड़ के जा रहे हैं तो इन दैट केस भी आपको क्या हो सकता है, बिजनेस रिस्क का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क किसी किसी सर्टेन इवेंट्स की वजह से होता है, जैसे कि द रिस्क दैट अ कंपनी और इंडिविजुअल विल बी अनेबल टू पे द कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने एज अ कंपनी लोन लिया था बैंक से या लोन लिया था पब्लिक से डिबेंचर्स इशू करके, अब मैं वो पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ, मैं ना उसका प्रिंसिपल पे कर पा रही हूँ ना इंटरेस्ट, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड स्पेशली दोज इशूड बाय फेडरल गवर्नमेंट, the least amount of default risk and least amount of return, corporate bond tend to have the highest amount of default risk। मतलब अगर मैं पे नहीं कर पा रही हूँ तो उस सिनेरियो में उस रिस्क को डिफॉल्ट रिस्क बोला जाएगा। तो डिफॉल्ट रिस्क समझ गई, वो वाला रिस्क जो कि एक कंपनी नहीं दे पाती, कंपनी पे अप नहीं कर पाती इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो दीज टाइप्स ऑफ रिस्क आर known as default risk। now inflation risk, inflation risk तो नाम से समझ आ रहा होगा कि महंगाई के बढ़ने की वजह से, प्राइसेस के बढ़ने की वजह से जो रिस्क सर्टेन कंपनीज, सर्टेन एम्प्लॉयज, पब्लिक वगैरह फेस करती हैं वो इन्फ्लेशन रिस्क होता है। द पॉसिबिलिटीज दैट द वैल्यू ऑफ एसेट और इनकम विल डिक्रीज एज इन्फ्लेशन श्रिंक। पहले 100 की वैल्यू की 100 रुपीज़ की बहुत वैल्यू होती थी, अब कम है। ऐसे ही जैसे जैसे आगे आगे टाइम बढ़ रहा है तो 100 की वैल्यू और डिक्लाइन करेगी। ठीक है, तो उस सिनेरियो में ये बोल रहे हैं कि जैसे जैसे आपकी इनकम कम होती है या जो प्राइजेज हैं वो इन्फ्लेट करते हैं, वैल्यू बढ़ती है, तो हमें एक रिस्क बियर करना पड़ता है, उस रिस्क को हम इन्फ्लेशन रिस्क बोलते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क ये करेंसी की पावर की वजह से होती है। इन्फ्लेशन कॉजेज मनी टू डिक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मनी की वैल्यू है वो डिक्लाइन करती है, वो रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो रिस्क झेलना पड़ता है उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन रिस्क। तो वहाँ पे हमें अपनी कंपनी को ये सोच के चलना पड़ता है कि वेदर द मनी इज इन्वेस्टेड और नॉट, चाहे आपने मनी को इन्वेस्ट किया है या नहीं किया, लेकिन जब रिस्क आता है रिलेटेड टू मनी इन टर्म्स तो वहाँ पे आपका मनी वैल्यू से रिलेटेड रिस्क आपका ये वाला रिस्क कहलाता है। नाउ लिक्विडिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है कि मार्केटेबिलिटी सिक्योरिटीज हम इलिक्विड है, मतलब हमारे पास पैसा इतना नहीं है, कैश की अमाउंट कम है, तो द रिस्क कमिंग फ्रॉम द लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट दैट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड क्विकली, तुरंत हम उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो वाली जो सिचुएशन होती है उसको कहते हैं हम लिक्विडिटी रिस्क। जैसे कि हमारे पास असेट्स तो हैं लेकिन इन असेट्स को मैं इजीली लिक्विड नहीं कर सकती, पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकती, लिक्विड नहीं कर सकती, तो ये वाला जो रिस्क होता है, ये वाला रिस्क कौन सा कहलाता है आपका, लिक्विडिटी रिस्क। क्विकली इनफ टू प्रिवेंट और मिनिमाइज अ लॉस, अगर मैं मान लो मेरे पास पैसा होता, कैश होता, तो मैं इस लॉस से बच सकती थी, कोई भी इस टाइप का लॉस है उससे बच सकती थी, लेकिन मेरे पास लिक्विड एसेट्स ही नहीं थे या लिक्विड मनी ही नहीं था, मनी टर्म्स में नहीं था, तो टू सेल द इन्वेस्टमेंट यू मे नीड टू एक्सेप्ट अ लोअर प्राइस। ओके, नेक्स्ट इज द अपॉर्चुनिटी रिस्क। अपॉर्चुनिटी रिस्क तो आप लोगों ने या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता था कि एक को कॉस्ट को, जैसे कि वेरियस अल्टरनेटिव्स हैं आपको 1 और 2, 1 को आप ऑप्ट कर ले रहे हो और सेकंड को आप क्या कर रहे हो, रिजेक्ट कर दे रहे हो, तो इस सिनेरियो के अंदर जो रिजेक्ट करने का जो लॉस भरना पड़ता है वो फर्स्ट वाले को ही भरना पड़ता है, तो ये कहलाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब एक की कॉस्ट को हम ले रहे हैं और दूसरे की कॉस्ट को इग्नोर कर रहे हैं,
तो ऐसे ही द रिस्क दैट अ बेटर अपॉर्चुनिटी में प्रेजेंट इटसेल्फ, अगर हम एक बेटर अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैप अप कर रही हूँ और एक अपॉर्चुनिटी को लूज कर रही हूँ कि मैं एट द सेम टाइम बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को ग्रैप अप नहीं कर सकती, तो एक अपॉर्चुनिटी को गेन कर रही हूँ और दूसरी अपॉर्चुनिटी को लूज कर रही हूँ बेटर के टर्म्स में, तो ऐसे रिस्क को अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी रिस्क। में प्रेजेंट इटसेल्फ आफ्टर एन इरिवर्सिबल डिसीजन, बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं ना जो इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, जैसे कि कैपिटल मार्केट में जब आप पैसा लगाते हो या आप असेट को परचेज करते हो जिसकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हैवी इन्वेस्टमेंट ली है, मान लो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट किया आपने एक प्रोजेक्ट में, तो उस सिनेरियो में ये एक इरिवर्सिबल, क्योंकि दोबारा से आप 1 करोड़ की सेलिंग परचेजिंग नहीं कर सकते, तो इस टाइप का जो आपका रिस्क होता है वो होता है आपका अपॉर्चुनिटी रिस्क, जिसको इरिवर्सिबल भी बोला गया है। अनसिस्टमैटिक रिस्क को बोलते हैं समटाइम्स रेफर टू एज स्पेसिफिक रिस्क बोलते हैं। अनसिस्टमैटिक रिस्क अफेक्ट्स अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ असेट्स, बहुत ही कम असेट्स को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि न्यूज़ दैट अफेक्ट अ स्पेसिफिक स्टॉक, मान लो ऐसी कोई न्यूज़ आ गई जो कि बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पे अफेक्ट नहीं हो रही लेकिन बहुत कम लेवल पे अफेक्ट डाल रही है, तो ऐसे जो रिस्क होता है वो आपका सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक रिस्क बोला जाता है। ठीक है, तो मार्केट और सिस्टमैटिक रिस्क, द डे टू डे फ्लक्चुएशन इन अ स्टॉक प्राइस, जिसको आप वॉलेटिलिटी भी बोलते हो, जैसे फ्लक्चुएशंस आती है, आप देखते हो ना मार्केट में किसी का भी प्राइस वगैरह क्या होता है, या तो पीक पॉइंट पे चला जाता है या बिल्कुल लो, स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल ना होने को हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं। तो डे टू डे आप फ्लक्चुएशंस देखते हो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक्स प्राइस में। मार्केट रिस्क अप्लाइज मेनली टू स्टॉक, जो मार्केट रिस्क होता है वो ज़्यादातर किससे रिलेटेड होता है, स्टॉक से, ऑप्शन से। इन जनरल स्टॉक टेंड टू परफॉर्म वेल ड्यूरिंग अ बुल मार्केट एंड पुअरली ड्यूरिंग अ बियर मार्केट, ये वाली बुल मार्केट है। बुल मार्केट का मतलब होता है जब पीक पॉइंट पे आपका प्रोडक्ट चल रहा होता है, स्टॉक वगैरह चल रहे होते हैं, तो ये बुल मार्केट है। तो यहाँ पे जब सिनेरियो होता है तो कंपनी परफॉर्म करती है वेल, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके प्रोडक्ट को, उसके शेयर्स वगैरह को खरीद रहे हैं। और ये वाला जो स्टेज होती है ये होती है बियर मार्केट। बियर मार्केट कौन सा सिनेरियो होता है, जहाँ पे जो शेयर्स वगैरह की वैल्यू है वो डिक्लाइन कर जाती है, और डिक्लाइन कर जाती है जिसकी वजह से कंपनी को बहुत भारी भरकम रिस्क झेलना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज और करेंसी रिस्क। ये तो आप वर्ड से ही समझ आ रहे होंगे, जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करते हैं तो उस टाइप के रिस्क को फॉरेन एक्सचेंज रिस्क या करेंसी रिस्क भी बोला जाता है। करेंसी एक्सचेंज रेट कैन चेंज द प्राइस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, प्राइस चेंज करते हैं ना, जैसे कि $1 की वैल्यू आई गेस सो 82.05 समथिंग चल रही है, तो क्या कर रहे हो आप, जब डॉलर को चेंज करते हो तो कुछ ना कुछ उसमें करेंसी की चेंज की जरूरत आती है। फॉरेन एक्सचेंज रिस्क अप्लाई टू ऑल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इन अ करेंसी अदर देन योर डोमेस्टिक करेंसी, जो कि आपकी करेंसी नहीं है। मैं तो INR यूज करती हूँ, ठीक है, डॉलर, ये रुपीज यूज करती हूँ, मैं तो डॉलर यूज करती नहीं हूँ। तो क्या बोल रखा है इन्होंने, कुछ फ्लक्चुएशंस आती है, इसमें भी चेंजेस होते हैं डे टू डे। आप देखते हो जो वैल्यू है डॉलर की वो क्या हो रही है, रुपीज बढ़ती जा रही है। मतलब पहले जो डॉलर थी वो अराउंड मान लो 75 थी, तो क्या हो रहा है, ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना इसकी वैल्यू। देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ प्रॉफिट मे बी निगेक्टेड वंस अ प्रॉफिट फ्रॉम अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कन्वर्टेड टू डोमेस्टिक करेंसी। ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो प्रॉफिट है उसको ध्यान ना दिया जाए जब वन वैल्यू से, वन फॉरेन करेंसी से दूसरे फॉरेन करेंसी में वैल्यू को चेंज किया जाता है, स्पेशली इफ एक्सचेंज रेट हैव चेंज्ड सिंस द इन्वेस्टमेंट वाज मेड। मतलब बेसिकली ओवरऑल कहने का क्या मतलब है, जब एक करेंसी को दूसरी करेंसी से रिस्पेक्ट में चेंज किया जाता है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से रिस्क झेलना पड़ता है, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रिस्क या करेंसी रिस्क भी
बोलते हैं। ना मॉर्टगेज रिस्क कौन सा होता है? द रिस्क दैट द इंडिविजुअल और कंपनी दैट बोरो द मनी विल फेल टू मेक टाइमली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द मॉर्टगेज। मतलब जैसे कि मैंने लोन लिया मैंने कितना, 5 लाख रुपीज का। ओके अब इस 5 लाख रुपीस के बदले में मैंने कोलेट्रल रखवाई, मॉर्टगेज रखवाई। मान लो मेरी कार है, कार की मॉर्टगेज रखवाई, वो भी अराउंड मान लो 4 लाख रुपीस की है। तो क्या हुआ, अगर तो मैं ये 5 लाख रुपीस की पेमेंट नहीं कर पाती हूँ तो कार हाथ से चली जाएगी। तो इस टाइप के रिस्क को जो मैंने मॉर्टगेज रखा है वो मैं पे नहीं कर पा रही। अगर मैं लोन प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रही, उस केस में मेरा जो मॉर्टगेज है वो रिस्क में चला जाएगा, वो खतरे में आ जाएगा। तो इस टाइप का जो रिस्क होता है दैट इज नोन एज मॉर्टगेज रिस्क। नाउ द पॉलिटिकल रिस्क तो नाम से समझ रहे होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के चेंज होने से बहुत सारी पॉलिसीज वगैरह चेंज होती है, और पॉलिसीज चेंज होती है तो दैट विल लीड टू एन इम्पैक्ट इन द बिजनेस और द ऑर्गेनाइजेशन फर्म एज वेल। Now, return on an investment suffers as a result of instability. पॉलिटिकल चेंजेस कंट्री में स्टेबल नहीं है, चेंजेस होते रहते हैं एक लेवल पे, जैसे कि द एक्शन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम वोटिंग टू विड्रॉ फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन कॉज्ड द ब्रिटिश पाउंड टू ड्रॉप इन वैल्यू। मान लो यही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यूके ने यूरोपियन यूनियन की पावर को छीन लिया, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश पाउंड था उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई। तो ये भी क्या है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से, पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से क्या हो गया, एक फ्लक्चुएशन आ गई, एक रिस्क जुड़ गया, जिसको हमने पॉलिटिकल रिस्क बोला। नाउ दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ रिस्क जो हमने डिस्कस किए इन स्लाइड्स में। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं सारे पॉइंट्स की, ताकि आपको क्लियर हो जाए रिस्क रिटर्न एनालिसिस और ट्रेड ऑफ क्या होता है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था ही नहीं, बहुत ही नॉर्मल सा टॉपिक था, लेकिन इसकी एक स्पेशली क्लास अरेंज करनी ज़रूरी थी, क्योंकि जब हम वाइड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स लीव हो जाते हैं, और यही एग्जामिनर को एक मौका देते हैं कि हम वहाँ से लैग कर जाए। नाउ सबसे पहले रिटर्न रिस्क और रिटर्न को क्या सीखा। रिस्क एक अनसर्टेनिटी होती है जो कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती है, और रिटर्न एक रिवॉर्ड होता है जो कि हमें रिस्क लेने के बाद मिलता है। रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज रिटर्न या रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो रिलेशनशिप होता है इनके बारे में, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। रिस्क बढ़ता है तो रिटर्न भी बढ़ता है, और अगर रिस्क घटता है तो रिटर्न भी घटता है। ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहाँ से जो प्रॉफिटेबिलिटी के केसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो ये हमने क्या रिलेशनशिप पढ़ा रिस्क और रिटर्न का। एक ग्राफ को हमने पढ़ा कि ये इंक्रीज सिनेरियो में जाता है क्योंकि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। नाउ रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ भी कहीं ना कहीं इसी को दर्शाता है, और ये बताता है कि एक लिंक होता है रिस्क का रिवॉर्ड के साथ, और इन्वेस्टर अगर ज़्यादा रिस्क झेल सकते हैं तो वहाँ से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। और इसको हम काफ़ी सारी रेशियोज में अल्फा बीटा और शार्पे रेशियो की टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं। फिर हमने इनका ग्राफ को स्टडी किया जो कि एनी हाउ सिमिलर था। फिर टाइप्स पढ़े, बहुत सारे टाइप्स होते हैं आपके कॉमन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले बिजनेस रिस्क को। बिजनेस रिस्क किससे रिलेटेड होता है, जो भी रिस्क रिलेटेड टू बिजनेस होता है, इंटरनली जो रिस्क इन्वॉल्व होता है बिजनेस से, जैसे मैनेजमेंट बदल गया, या कंपनीज के एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, या फिर क्या बदल गया, आपका शेयर्स के प्राइस डिक्रीज या इंक्रीज हो गए। फिर डिफॉल्ट रिस्क, जो हम पे नहीं कर पाते, उस टाइप के रिस्क को डिफॉल्ट रिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट इज, उसके बाद हमने इन्फ्लेशन पढ़ा, जो कि प्राइस की वैल्यू की इंक्रीज होने की वजह से जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन रिस्क बोलते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रिस्क। वो रिस्क होता है जो कि हमारे पास लिक्विड एसेट ना होने की वजह से होता है। मेरे पास अगर कैश होता तो मैं रिस्क नहीं झेल पाती, तो मुझे लॉसेस वहां से
कम हो सकते थे। अपॉर्चुनिटी रिस्क, जब एक अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैप अप करते हो बेटर अपॉर्चुनिटी के चांसेस में, तो उसको हमने अपॉर्चुनिटी रिस्क पढ़ा था। अनसिस्टमैटिक रिस्क बहुत ही छोटे लेवल पे इफेक्ट करता है, ये एनी हाउ आपका मैनेजेबल होता है, एनी हाउ कंट्रोलेबल होता है एज कंपेयर टू सिस्टमैटिक रिस्क। नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा मार्केट, जो कि डे टू डे फ्लक्चुएशंस बहुत हैवी लेवल पे होती है, मार्केट की लेवल पे होती है। और हमने पढ़ा कि अगर बुल मार्केट होती है तो ये क्या होती है, जो रिस्क और रिटर्न के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू द अदर वन। नाउ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में पढ़ा कि जो एक रिस्क, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में चेंज करने के लिए जो रिस्क होता है वो फॉरेन एक्सचेंज होता है। फिर हमने मॉर्टगेज रिस्क के बारे में पढ़ा, जो कोलेटरल रखी जाती है, कोलेटरल में क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, कोलेटरल चली जाएगी अगर आप प्रिंसिपल या इंटरेस्ट को पे आउट नहीं करोगे इन दैट केसेस। नाउ नेक्स्ट इज पॉलिटिकल रिस्क, द लास्ट टाइप ऑफ रिस्क, जिसमें हमने ये देखा कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे इवन अगर हम नेशनल बाउंड्रीज पे बात करते हैं तो पॉलिटिकल रिस्क का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर पॉलिसीज चेंज होती है इंडिया की या पॉलिसीज चेंज होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये एनी हाउ इफेक्ट डालते हैं, जो कि रिस्क का टर्म्स ले लेता है, रिस्क का सिनेरियो ले लेता है। सो इस लेक्चर वीडियो में रिटर्न, रिस्क और रिटर्न को एनालाइज किया हम लोगों ने। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट पे मिलेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और मैं इसका रिवर्ट आपको जल्दी से जल्दी दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।